ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड ह्यूइंग के साथ, जो कि एक स्पाई है। वो अभी गुंडों से फाइट कर रही होती है, पर तभी वो सारे उसे घेर लेते हैं और मारने वाले होते हैं। तो ह्यूइंग कहती है कि तुम लोग क्या मुझे मारोगी, मैं अपने साथ तुम सबको लेके मरूंगी। और फिर वो बटन प्रेस करके पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देती है और फिर ह्यूइंग यहाँ पे मर जाती है। लेकिन वो वापस से एक रिबॉर्न हो जाती है और एक फैटी गर्ल की बॉडी में आ जाती है जो कि मर चुकी थी। और उसकी मॉम कॉलेज में कॉल करके उनसे अपनी बेटी के मरने का पैसा मांग रही होती है कि उनकी वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। ह्यूइंग यहाँ पे उठ जाती है और इन लोगों को चुप रहने के लिए कहती है और फिर वो सब याद करती है कि मैं तो मर गई थी। फिर वो समझ जाती है कि मेरा वापस से रिबर्थ हुआ है, वो भी एक फैट लड़की की बॉडी में। अब तभी ह्यूइंग की सिस्टर उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम अभी भी होश में नहीं आई हो या फिर सच में स्टूपिड हो गई। तो ह्यूइंग उसका गला दबाने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। फिर उसके माइंड में ये फैटी लड़की की सारी मेमोरी आने लगती है, जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ह्यूइंग किसी लड़के को प्रपोज करने जा रही थी जिसे उसकी सिस्टर चाओ लाइक करती है। और इसलिए वो सभी के सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है कि वो अपने आप को देखे वो एक फैटी गर्ल है। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए सभी को उसका लव लेटर दिखाने लगती है। ह्यूइंग जब उससे अपना लेटर लेने की कोशिश करती है तो वो उसे पुश कर देती है और ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। पर इस बात से तो उसकी सिस्टर चाओ को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से चली जाती है। अब ये सब जानने के बाद ह्यूइंग कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी सिस्टर हो और तुम ही ने मुझे हर्ट करी हो। तो चाओ झूठ कहती है कि मैंने कुछ नहीं करी हो, उल्टा तुम इतनी फैटी थी कि तुम खुद ही स्लिप हो गई। ह्यूइंग कहती है कि अच्छा, और वो उसे मारने के लिए डराती है और वो तो उल्टा दीवार पे मारती है जिसपे पूरे क्रैक आ जाते हैं। और वो कहती है कि सॉरी मेरा हाथ भी स्लिप हो गया। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर बोल रही है ना कि उससे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करिए। तो ह्यूइंग कहती है कि मेरे पास आप जैसी बायस्ड मॉम है तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसकी मॉम गुस्से में से मारने जा रही होती है तो ह्यूइंग उनका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और फिर वो अपनी सिस्टर को वार्न करती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर ह्यूइंग अपने रूम में होती है और वो सोचती है कि इस फैटी गर्ल की फैमिली कितनी ज्यादा बेकार है। इसके पास एक चुड़ैल मॉम है और एक जहरीली सिस्टर है और इतनी गरीब फैमिली। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है और यहाँ पर उसका छोटा भाई आया होता है और वो इसे कहता है कि सिस्टर तुम्हें पूरे 2 दिन बाद होश है तो ये लो कैंडी खाओ। तो ह्यूइंग सोचती है कि कम से कम इसका छोटा भाई तो अच्छा है तो चलो मैं इसे रिपे करूंगी और इसका पैर ठीक कर दूंगी। और फिर ह्यूइंग सोचती है कि अब जब गॉड ने मुझे दोबारा जीने का चांस दिया है तो मैं इस मौके का अच्छा यूज करना चाहती हूँ। फिर ह्यूइंग को विंडो में से आवाज आती है तो वो जाके पर्दा हटाती है और देखती है कि सामने कोई बैठा हुआ है जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम हान्यू है। ह्यूइंग उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि वो चिन फैमिली से बिलोंग करता है जो कि शहर की रिचेस्ट फैमिली है। वो सोचती है कि अगर उसे इस फैमिली का फेवर मिल जाए तो उसका काफी फायदा होगा। वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। देखो अगर मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी तो मुझे 10 मिलियन चाहिए होगा, क्या डील मंजूर है। तो हान्यू इस डील के लिए मान जाता है और ह्यूइंग कहती है कि चलो जल्दी से बेड पर आ जाओ। फिर वो जल्दी से लाइट्स ऑफ कर देती है और उसे चुप कराकर बेड पर सोने की एक्टिंग करती है। तभी एक बंदा विंडो से झांकने लगता है जो कि यहाँ पर हान्यू को मारने आया था। वो हान्यू को देख ना पाया इसलिए ह्यूइंग बेड पर से उसे गिरा देती है और पूरे बेड पे रोल ऑन होकर उसे यकीन दिलाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो गुंडा से चला जाता है और ह्यूइंग हान्यू की चोट पर पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि मेरे 10 मिलियन भूलना मत। तो ये सुनकर ये सोचता है कि ये डील मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो याद करता है कि ह्यूइंग ने पहले भी उसकी एक बार जान बचा चुकी है और तभी भी उसने उसे जान बचाने के लिए 10 मिलियन मांगी थी। लेकिन अब ये सोचता है कि आखिर ये वो कैसे हो सकती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ह्यूइंग कहती है कि अब तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो, अगर तुम और रुके ना तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगी। तो हान्यू इसे बाय बोलकर जल्दी से विंडो से भाग जाता है और फिर वो जैसे ही बाहर आता है तो उसके सभी गार्ड्स उसे पिक करने आए होते हैं और वो देखते हैं कि उसे कितनी ज्यादा चोट लग गई है। तो वो उसे सॉरी कहते हैं कि वो लोग लेट हो गए। तभी हान्यू अपना असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरे लिए किसी को इन्वेस्टिगेट करो। फिर इसके बाद यहाँ ह्यूइंग इस बार में सोच रही होती है कि वो चिन फैमिली इतने रिच है तो क्या 10 मिलियन भी नहीं दे सकते। तभी ह्यूइंग को मैसेज आ जाता है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियन आ गए तो ये बहुत ही खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर इसकी सिस्टर चाओ नॉक करती है और कहती है कि खाना खाने आओ वरना मत आओ। ह्यूइंग जाकर बैठती है और उसकी मॉम से कहने लगती है कि क्या तुमने अपनी शक्ल भी देखी हो, आखिर ऐसे कैसे तुम किसी के लव लेटर देख सकती हो। तभी ह्यूइंग के डैड कहते हैं कि तुम इसकी मॉम हो, आखिर तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो ह्यूइंग की मॉम कहती है कि तुम ही देखो ना कि हमारी बेटी चाओ कितनी ज्यादा स्मार्ट है और ये कितनी ज्यादा इडियट और ये हमारी फैमिली के ऊपर एम्बैरेसमेंट से कम नहीं। फिर ह्यूइंग को यहाँ पर याद आने लगता है कि कैसे उसकी मॉम हमेशा ही उसे बुरी तरीके से ट्रीट करती है और उसे घर के सारे काम करवाती है और उसके सिस्टर चाओ से कुछ भी नहीं करवाती। ह्यूइंग ये सारी चीजें याद करने के बाद खाना छोड़कर जाने लगती है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम जा कहाँ रही हो, पहले तुम सारे बर्तन धोगी। तो ह्यूइंग कहती है कि आखिर मैं ही क्यों धोऊं। तो उसकी मॉम गुस्सा आने लगती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि देखो अभी ह्यूइंग को कितनी चोट आई हुई है तो चाओ बर्तन धो लेगी। चाओ कहती है कि मैं नहीं धोने वाली। ह्यूइंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि किसी को नहीं धोना है ना तो फिर कोई मत धो। ऐसा बोलकर वो टेबल ही गिरा देती है और इन लोग को वार्न करती है कि अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसे रूम में आने के बाद बहुत ही भूख लग रही होती है क्योंकि उसने खाना तो खाई नहीं थी। तभी उसका छोटा भाई उसके लिए नूडल्स ला के देता है और कहता है कि सिस्टर तुम्हें भूख लगी होगी ना। ह्यूइंग कहती है कि इतनी रात हो गई और तुम अभी तक सोए नहीं। तो कहता है कि मैं मैथ्स प्रॉब्लम में अटका हुआ था। तो ह्यूइंग कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और फिर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देती है। तो ये बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि ये इतना मुश्किल प्रॉब्लम था जो कि प्रोफेसर भी नहीं सॉल्व पा रहे थे तो सिस्टर तुमने कैसे कर दिया, तुम्हें तो हमेशा से ही मैथ्स में सिंगल डिजिट नंबर मिलते हैं। ह्यूइंग कहती है कि ये कॉलेज का मैथ सॉल्व करना तो उसके लिए बच्चों का खेल था
क्योंकि एजेंट बनने का टेस्ट पास करने के लिए IQ लेवल 250 होना रहता है, तो इस वजह से वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है, तभी तो वो एक एजेंट है। फिर वो अपने भाई यन को बताती है कि मैं तुम्हारा पैर भी ठीक कर सकती हूँ। तो यन कहता है कि सिस्टर, अब मुझे इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही हो तो आप मेरा पैर क्या ठीक करोगी। तो श्विंग कहती है कि चलो हम लोग शर्त लगाते हैं, कॉलेज जाने से पहले मैं अपना वेट लॉस करके तुम्हें दिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि श्विंग काफी ज्यादा वर्कआउट करने लगती है और वो सब याद करती है कि कैसे उसकी फैटी होने की वजह से लोग उसे हमेशा परेशान करते हैं, और इस तरीके से वो बिल्कुल हार नहीं मानती और अपना वेट लॉस करके दिखाती है। फिर श्विंग का कॉलेज स्टार्ट होने वाला होता है और उसका ब्रदर उसे कहता है कि सिस्टर, अब अपना ख्याल रखना और दोबारा बुली मत होना। तो श्विंग कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, अब बारी है मुझे कॉलेज के स्टूडेंट से निपटने की जिन्होंने मुझे बुली किया। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और कॉलेज पहुंचने के साथ ही वो सब याद करती है कि कैसे इन सारे स्टूडेंट ने उसे बुली किया है। वो सोचती है कि अब उसे इस फैटी लड़की की बॉडी मिली है, तो जो लोगों ने उसे बुली किया ये उनसे बदला लेगी। अब श्विंग को देखकर सभी स्टूडेंट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उसके क्लासमेट यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि फाइनल एग्जाम तो उसने मिस कर दी, तो वो यहाँ पर थोड़ी ना आएगी। ये लोग कहते हैं कि उसने लास्ट टाइम स्कूल के फेमस लड़की को प्रपोज करी थी, और उस अगली लड़की ने सोची भी कैसे कि कोई उसे लाइक करेगा। वो तो अभी इतनी एम्बैरस होगी कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगी। तभी इतने में श्विंग यहाँ पर आने लगती है और ये सभी भी समझ जाते हैं कि वो तो आ गई। इन लोगों ने पहले से उसके ऊपर पानी गिराने के लिए दरवाजे के ऊपर बाल्टी रखे होते हैं, पर श्विंग इस बाल्टी को पैर से मार के उसके ऊपर ही फेंक देती है और कहती है कि तुम लोग मेरा इतना देर से वेट कर रहे थे, तो मेरा यहाँ पर आना तो बनता ही था। ये सभी स्टूडेंट बहुत ही शॉक होते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की श्विंग कैसे हो सकती है। तभी श्विंग ने जिस लड़की को प्रपोज करी थी उसे जाके पूछती है कि तुम्हारे नाम मिंगचन है। वो हाँ कहता है, तो ये याद करती है कि कैसे उसने सभी के सामने उसका लेटर फाड़ कर उसकी बेइज्जती करते हुए उसे रिजेक्ट किया था और पूरे क्लासमेट उसके ऊपर हंस रहे थे। अब वो मिंगचन से कहती है कि क्या अब तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, तो वो तुरंत ही हाँ कहता है। तो वो गुस्से में अपना हाथ मार के टेबल को ही तोड़ देती है और कहती है कि लेकिन अब तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तभी हान यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो बाहर से ये सब देख लेता है। ऑस्टिन कहता है कि बॉस, ये लड़की तो सच में बहुत ही स्ट्रांग है। पहले जब आपने मुझे बताया था कि इस लड़की ने आपकी जान बचाई है तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, और अब ये देखने के बाद मुझे बिलीव हो रहा है। हान कहता है कि लड़की सच में इंटरेस्टिंग है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। फिर ऑस्टिन पूछता है कि बॉस, क्या अभी भी हमारे गार्ड को यहाँ पे रखना है उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हान कहता है कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, और वो अपने असिस्टेंट से बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए इसी शहर में रुकना चाहता हूँ। फिर यहाँ क्लास में टीचर आ जाती है और सभी से कहती है कि तुम लोग आवाज क्या कर रहे हो, और वो श्विंग से कहती है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, अपनी क्लास में जाओ, यहाँ पर एग्जाम होने जा रहा है। तो श्विंग बताती है कि टीचर, मैं श्विंग हूँ। तो इसकी टीचर कहती है कि अच्छा, तो तुम बीमार होने के बाद काफी ड्रेसअप होके आई हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पूरे 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हो, तो तुम्हें अब कॉलेज से निकाला जाएगा। तो श्विंग कहती है कि टीचर आप फिक्र मत करो, आज मैं बिल्कुल फेल नहीं होंगी। तो इसकी टीचर हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, अगर तुमने मैथ्स में पास कर ली तो मैं सच में इस पेपर को ही खा लूंगी। फिर हम श्विंग के छोटे भाई एन को देखते हैं। वो श्विंग का सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम अपलोड कर देता है और सिंगबे यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आता है कि उसका बिल्कुल सही जवाब है। येन बहुत ही खुश होता है कि अब मेरी सिस्टर को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलेगा, क्योंकि उस कॉलेज के प्रोफेसर की तरफ से ये क्वेश्चन था कि जो भी ये सॉल्व करेगा उसे एडमिशन मिलेगा। तो ये सोचता है कि चलो मैं जल्दी से जाकर अपनी सिस्टर को इस बारे में बताता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस फेमस कॉलेज के हेड को इस बारे में पता चलता है कि किसी स्टूडेंट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में से है और उसका नाम क्या है। तो प्रोफेसर बताता है कि सर वो हमारे कॉलेज से नहीं है, बल्कि कोई येन नाम का हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने ये ऑनलाइन पोस्ट किया। तो हेड तो बहुत ज्यादा खुश जाते हैं कि लगता है मैथ्स में कोई राइजिंग स्टार आया है। वो कहते हैं कि चलो मैं अभी उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, उसे अपने कॉलेज में इनवाइट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और श्विंग की सिस्टर चाओ सोचती है कि ये पतली और ब्यूटीफुल हो गई तो क्या हुआ, एग्जाम में तो ये मुझे बिल्कुल बीट नहीं कर सकती, अब तो इसकी बेइज्जती होके रहेगी। हम देखते हैं कि श्विंग तो बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लेती है और जाके टीचर को दे देती है। तो टीचर कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए, लगता है तुमने पेपर में कुछ भी लिख कर ले आई और सबमिट कर दी हो, तुम सच में हमारी कॉलेज की स्टूडेंट बनने लायक हुई नहीं। तो श्विंग कहती है कि पहले आप ध्यान से देखो, मैंने पूरा पेपर सही से सॉल्व करी हूँ। तो इसकी टीचर जब पेपर चेक करती है तो शॉक हो जाती है और कहती है कि जरूर तुमने चीट करी होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा लेवल अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता है तो ये आंसर तुम खुद से लिख ही नहीं सकती। तो श्विंग कहती है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तो टीचर पूछती है कि अगर तुमने सच में चीटिंग नहीं करी हो तो बताओ फिर कौन है जो तुम्हारे लिए टेस्टिफाई करेगा कि तुमने चीटिंग नहीं करी। तो यहाँ पर हान आ जाता है और वो टीचर से कहता है कि मैं इसके लिए टेस्टिफाई करूंगा। तो टीचर कहती है कि तुम हो कौन और यहाँ कॉलेज में कैसे आ गए, देखो ये कॉलेज है, कोई फूड मार्केट नहीं जो कोई भी आ जाए। कभी श्विंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि पहले तुमने मेरी हेल्प की थी तो अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। तो ये खुश होती है और सोचती है कि अच्छा वो ये यहाँ पर आ गया, अब मेरा काम ये कर देगा। फिर यहाँ पर हान टीचर को चिल्लाता है कि आप किसी स्टूडेंट के ऊपर झूठा चीटिंग का इल्जाम नहीं लगा सकती हो, अगर आप ऐसा करेंगी तो आप अपने टीचर की जॉब खो देंगे। तो टीचर कहती है कि अब तक श्विंग ने अपने मैथ्स एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स लाई है और इसे कुछ भी नहीं आता है, तो सोचो आखिर ये इतने सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी। तो हान अपने असिस्टेंट से सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और दिखाता है
कि आप यहाँ पर जब एग्जाम पेपर लेकर आई तो उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, तो आप ही सोचो कि इतनी जल्दी उसके पास सारे आंसर्स कहाँ से आएंगे जो वो कॉपी करेगी। और फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम एजुकेशन ब्यूरो को कांटेक्ट करो और उस टीचर को यहाँ से फायर करवाओ। और फिर हान यहाँ से शिविंग को ले जाने लगता है तो टीचर रोक कर पूछती है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। हान कहता है कि आप ये जानना डिजर्व ही नहीं करती कि मैं कौन हूँ, बस आप ये जान लो कि आप जैसे से डील करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। फिर टीचर सोचती है कि शिविंग तो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, ये कहाँ किसी रिच फैमिली को जानती होगी जो पावरफुल हो। और फिर ये कहती है कि जरूर तुम एक्टर होंगे ना और इससे तुम्हें हायर करी होंगी। फिर शिविंग को चलाने लगती है कि एक तो तुमने चीट करी और ऊपर से मुझे परेशान करने के लिए एक्टर को लेकर आई हो। और फिर ये स्टिक से शिविंग को मारने वाली होती है, तभी बीच में हान आ जाता है और उसे लग जाती है। तो शिविंग गुस्से में टीचर का हाथ मोड़ देती है और कहती है कि आप स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रही हैं, आप ये टीचर बनना डिजर्व ही नहीं करती। फिर सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि शिविंग वापस आने के बाद कितनी बदल रही है। तभी यहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो टीचर शिविंग के बारे में कंप्लेंट करती है तो ये तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगता है। तभी हान पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो। फिर शिविंग स्लो से हान से कहने लगती है कि ये बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा कि तुम चीन फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर हान प्रिंसिपल से कहता है कि पहले क्या आपने पूछा कि यहाँ पर हुआ क्या है जो आप सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल टीचर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो टीचर बताती है कि इस लड़की ने चीट करी है और मानने के लिए तैयार नहीं है। तो शिविंग कहती है कि मैंने कोई चीट नहीं करी। टीचर कहती है कि अच्छा, इससे पहले तो तुम्हें कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो बताओ तुम्हें सर में चोट लगने के बाद तुम जीनियस बन गई हो। तभी इतने में यहाँ पर शिविंग का छोटा भाई येन आ जाता है और वो कहता है कि मेरी सिस्टर पहले से एक जीनियस है। और फिर वो यहाँ पर आकर शिविंग को बताने लगता है कि सिस्टर, जो आपने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करी थी ना, मैंने उसे पोस्ट करा और आपका आंसर एकदम राइट है, इसलिए चिंगबे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफर आया है कि आपका चाहे जो स्टेटस हो वो आपको अपने कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। हान भी ये जानकर शॉक होता है कि वो मैथ्स प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करी हो। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे तुमने सॉल्व करी, आधे साल से ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो तुमने कैसे करी। शिविंग कहती है कि मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने तो 10 मिनट में ही इसे सॉल्व कर ली थी। तो ये सभी शॉक होते हैं। फिर टीचर ये पेपर्स ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और वो इन पेपर्स को फाड़ के फेंक देती है। पर तभी क्लास में चिंगबे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल और टीचर इन्हें देखकर बहुत ही खुश जाते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पर किस काम के लिए आए। तो ये बताते हैं कि मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट को ढूंढने आया हूँ जिसने मेरा दिया हुआ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फिर येन को देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में एक बहुत बड़े जीनियस हो। तो येन बताता है कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम मैंने नहीं सॉल्व किया, मेरी सिस्टर ने की थी और मैंने तो बस उसके लिए अपलोड किया था। तो प्रेसिडेंट शिविंग की तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे कॉलेज की कोई जीनियस स्टूडेंट होगी। और फिर वो हान को देखकर पूछते हैं कि मिस्टर हान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये बताता है कि मैं भी आपकी तरह यहाँ पर शिविंग के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर तो शिविंग और खुश हो जाती है कि ये तो अपनी चीन फैमिली का हेड है, फिर तो मैं इसे $10 मिलियन से और ज्यादा ले सकती हूँ। फिर प्रेसिडेंट शिविंग से पूछते हैं कि क्या सच में उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो वो हाँ कह रही है। तभी टीचर कहने लगती है कि इस पे बिलीव मत करो, ये झूठ कह रही है, इसने अब तक अपने मैथ्स एग्जाम में सिंगल डिजिट नंबर से पास करी है, तो ऐसी लड़की ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो ये सुनकर वो और शॉक होते हैं कि 10 मिनट में सॉल्व करी है। तो येन कहने लगता है कि हाँ ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी सिस्टर ने इसे इतनी जल्दी सॉल्व करी। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करी थी। तो कहती है कि सर आप थोड़ा लेट हो गए, और वो नीचे दिखाती है कि कैसे उसकी टीचर ने पेपर फाड़ी हुई है। फिर प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। तो टीचर कहने लगती है कि आप इस लड़की पर बिलीव मत करो, ये सब झूठ कह रही है और अपनी मन की स्टोरी सुना रही है। तो शिविंग यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए बोर्ड पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देती है, और फिर प्रेसिडेंट सच में मान जाते हैं कि ये तो सच में एक मैथ्स जीनियस है। और फिर प्रेसिडेंट कह देते हैं कि मैं शिविंग को अपने कॉलेज में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल मान जाते हैं कि ये तो हमारे लिए ऑनर वाली बात हुई। फिर वो शिविंग से पूछते हैं कि उसका क्या जवाब है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी इस कॉलेज में अच्छी टीचर्स नहीं है, तो ये लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। फिर प्रिंसिपल गुस्से में इस टीचर को गार्ड्स को बोलकर यहाँ से निकलवा देते हैं। और फिर प्रेसिडेंट शिविंग को बताते हैं कि वो उसे अपनी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बना रहे और उसे रहने के लिए घर भी दे रहे हैं और खर्चा भी। और वो पूछते हैं कि क्या तुम इस ऑफर के लिए सेटिस्फाइड हो, तुम चाहो तो तुम अपनी फैमिली को भी वहाँ पे लेके चल सकती हो। तो शिविंग कहती है कि मेरा ब्रदर भी चिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो येन कहता है कि सिस्टर, मैं अपने दम पे एडमिशन लूंगा। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि अच्छी बात है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी एडमिशन लूंगा। और फिर वो शिविंग से पूछते हैं कि क्या तुम और किसी को लेके चलना चाहती हो। तो ये अपनी सिस्टर चाओ की तरफ देखती है और फिर सर से कहती है कि बिल्कुल नहीं, बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर वो कहती है कि लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं उनसे डील करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बुली किया। तो शिविंग के क्लासमेट्स मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है। तो हान कहता है कि अच्छा, तो तुम खुद नहीं मानोगे, तो मैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। तो शिविंग कहते हैं कि नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बताएगी। और फिर शिविंग अपने ट्रिक से इस लड़की के ऊपर मारती है, जिसके बाद वो हंसने लगती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या की जो मुझे इतनी हंसी आ रही है। शिविंग कहती है कि डरने की बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस ये एक बार सच बता दी तो मैं स्टॉप कर दूंगी। फिर ये लड़की सब बता देती है कि इन लोगों ने कैसे कैसे मिलकर उसे बुली
बुली किए। फिर प्रिंसिपल ये सब जानने के बाद गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने भी इसे बुली किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ये लड़की उसकी हेड थी ना, तो मैं इसे अभी कॉलेज से निकाल रहा हूँ। फिर हान और शुइंग बाहर आ जाते हैं और हान पूछता है कि तुमने उस लड़की के ऊपर कौन सी ट्रिक यूज की थी, तो ये बताती है कि अरे वो बहुत छोटी सी ट्रिक थी। फिर हान कहता है कि चलो मैं तुम्हारे नए कॉलेज तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। शुइंग कह रही है कि तुम जिन फैमिली के हेड हो, आखिर में तुमसे ये सब कैसे करवा सकती हो। और फिर ये सब याद करती है कि उसने एक बार इसकी जान बचा चुकी है, तो ये सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं वापस से रीबॉर्न होने के बाद इससे मिलूंगी और दोबारा इसे बचाऊंगी। फिर ये सोचती है कि वैसे अब मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं अपनी इस लाइफ को नॉर्मली जीना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। शुइंग कहती है कि देखो मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ और तुम जिन फैमिली के हेड हो, तो मैं आखिर तुम्हारी कार में बैठ के कैसे जा सकती हूँ। हान कहता है कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम एक जीनियस हो और मैं भी चिंगबे यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, तो मैं तुम्हें एक राइड तो दे ही सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुमने तो मेरी जान भी बचाई थी, तो मैं तो तुम्हारे लिए जो चाहो वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहती है कि क्या सच में, तो फिर ठीक है, तुम मुझे एक जगह पे लेके चलो। फिर ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और शुइंग से उसका मेंबरशिप कार्ड मांगने लगती है। तो ये कहता है कि किस लिए, तो शुइंग बताती है कि यहाँ पर सारी हर्ब्स मेडिसिन मिलती है, पर यहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप कार्ड वालों को ही जाने मिलता है और मेरे पास वो नहीं है। तो हान कहता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर को देखने जाना है, तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे अपने भाई के पैर की चोट की री मेडिसिन चाहिए। तो हान कहता है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुइंग कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। शुइंग कहती है कि तुम मेरे पीछे इतना क्यों लगे हुए, क्या तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो। तो ये पूछता है कि हाँ, क्या मैं कर सकता हूँ। फिर अस्टिन इन लोग को बीच में डिस्टर्ब कर देता है, तो शुइंग जल्दी से बाहर चली जाती है। तो अस्टिन यहाँ पर हान से इस बारे में पूछता है कि बॉस क्या आप इस लड़की में इंटरेस्टेड हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स ये लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो अस्टिन पूछता है कि बॉस क्या इसलिए क्योंकि इसने आपकी जान बचाई। तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये मुझसे डरती नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, और जब भी किसी को इस बारे में पता लगता है कि मैं चिन फैमिली का हेड हूँ, तो वो लोग मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने लगते हैं कि मैं कोई दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है, पर वो मेरे साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं करती है। और अब मुझे लगता है कि अब मैं कोई लोनली पर्सन नहीं रहने वाला हूँ। तो अस्टिन पूछता है कि बॉस फिर आप उस लड़की को परस्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाले। हान कहता है कि उसने मुझे परस्यू करने से मना नहीं कही है, इसका ये मतलब है कि अगर मैंने परस्यू नहीं किया तो मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। शुइंग यहाँ पर उस मेडिसिनल स्टोर के बाहर आकर सोचती है कि उसकी किस्मत कैसे इस हर्बल मेडिसिन स्टोर से जुड़ी हुई है। पिछली लाइफ में भी वो यहाँ पर आई थी और अभी भी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शुइंग के पास कोई कीमती हर्ब्स होते हैं जो वो यहाँ पर फ्री में देने आई होती है, जो कि 200 साल पुराने होते हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। पर शुइंग कह रही है कि उसे पैसों की कमी नहीं है, तो वो यहाँ पर इसके बदले में पैसे लेने नहीं आई है, बल्कि उन्हें देने आई है, लेकिन एक कंडीशन पर कि अगर कोई भी जरूरतमंद बंदा यहाँ पर आएगा जिसे इसकी जरूरत होगी, तो ये उसकी बीमारी ठीक करने के लिए उन्हें ये फ्री में दे, ना कि किसी रिच बंदे को दे टॉनिक बनाने के लिए। तो ओनर बहुत ही खुश होता है कि लड़की तुम इतनी यंग हो और तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जरूरतमंद इंसान को ही दूंगा। अब शुइंग यहाँ अंदर आते के साथ ही वही हर्ब्स मांगने लगती है। तो यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो तो शुइंग से डिमांड करता है कि ये कोई सस्ती मेडिसिन नहीं है, इसके लिए पूरे 15 मिलियन लगेंगे। तो शुइंग कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे तुम्हारे ओनर से बात करनी है। तो ये बंदा शुइंग को चिल्लाता है और कहता है कि रुको, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर तुम यहाँ से निकलवाता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, तो ये इसे देख के डर जाता है और तुरंत ही माफी मांगता है। तो हान कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है, और फिर वो इसे पकड़ के लेके बॉस के पास जाता है और ओनर से बताता है कि देखो आपका स्टूडेंट कैसा काम कर रहा है। फिर वो उसे चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर्बल मेडिसिन हमें फ्री में देनी है, ना कि पैसों में, पर तुम्हें ये बात समझ के नहीं आती। तुम सच में मेरा स्टूडेंट बनकर मुझे एम्बैरस करते हो। तो ये बंदा तुरंत ही माफी मांगने लगता है। फिर यहाँ पर मास्टर हान और शुइंग से माफी मांगते हैं, तो शुइंग कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये जो स्टूडेंट होता है ये शुइंग के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और सोचता है कि लगता है ये मिस्टर हान की मिस्टर चिंगबे यूनिवर्सिटी के हेड पेरिस यहाँ पर बैठे होते हैं, और शुइंग उन्हें देखते के साथ ही उनकी बीमारी के बारे में जान जाती है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें भी मेडिसिन के बारे में नॉलेज है। तो शुइंग बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मेडिसिन सिखाई है, और फिर वो यहाँ पर प्रेसिडेंट से कहती है कि आपकी बीमारी में पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। और फिर वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और बहुत ही इजीली प्रेसिडेंट को ठीक कर देती है। फिर वो बहुत ही खुश होते हैं और मास्टर भी देखकर इम्प्रेस होते हैं और शुइंग की तारीफ करते हैं कि उसकी मेडिकल स्किल सच में बहुत ज्यादा अच्छी है और वो भी उससे कुछ सीखना चाहते हैं। और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर शुइंग से कह के चले जाते हैं कि वो उसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज करेंगे। फिर मास्टर कहते हैं कि आप जो हर्बल मेडिसिन लेने आई हो वो लेकर जाना। तो शुइंग कहती है कि रहने दो, मैं इतना महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आपके स्टूडेंट ने मुझे उसके 50 मिलियन मांगा है। तो ये सुनकर मास्टर अपने स्टूडेंट को चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो वो काफी मार्क्स ही मांगने लगता है कि मेरी 10 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पर फिर भी मास्टर नहीं मानते। तो वो यहाँ से जाने लगता है। तभी शुइंग कहती है कि आप इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, इससे आपके सारे प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्मूला पता है और ये इसका यूज करके लोगों की जरूरत का फायदा उठा सकता है और उनसे पैसे ठग सकता है। तो मास्टर यहाँ पर इसके हाथ में कुछ कर देते हैं ताकि वो आगे मेडिसिन का यूज ना कर पाए और पैसे कमाने के लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढे। फिर इसके बाद तो इस बंदे को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोच लेता है कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। फिर हान और शुइंग मेडिसिन लेने के बाद बाहर आ जाते हैं
और श्विंग से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे परस्यू करने वाले हो, इसलिए तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो कहता है कि ये तो ऑब्वियस है ना। तो श्विंग कहती है कि देखो, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और इसलिए मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं तुम जैसी मिस्टीरियस फैमिली के बीच में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती हूँ। हान कहता है कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम्हें इतनी सारी स्किल्स आती है, तुम एक जीनियस हो और तुम्हें मेडिसिन की भी नॉलेज है, और तुम एक लड़की की तरह हो जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, उसके अंदर भी सेम तुम्हारी तरह क्वालिटीज थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो हो और तुम अपना फेस चेंज करके यहाँ पर आई हो। और फिर ये याद करने लगता है कि कैसे शुइंग ने उसकी जान बचाई थी और सोचता है कि मैं कितने टाइम से उसे ढूंढ रहा था पर वो मुझे नहीं मिली। पर शुइंग यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं वो नहीं हूँ और मैं तो बस एक नॉर्मल सी कॉलेज गर्ल हूँ और ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो हान कहता है कि सॉरी, बस तुम्हारे और उसमें काफी सारी सिमिलरिटीज है तो इसलिए मुझे लगा कि वही तुम हो। शुइंग कहती है कि देखो, मुझे तुम जैसे रिच बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है, तो हमें इस चीज को यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर हान अपना स्टूडेंट के साथ यहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी वो स्टाफ चुपके से शुइंग को देख रहा होता है और वो उसे बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए जाता है। हान जैसे ही देखता है तो वो शुइंग को बचाने के लिए भागता है और उस बंदे को रोकने लगता है, पर ये तो इसे चाकू मार देता है और फिर ये शुइंग को भी मारने जाता है। पर शुइंग तो अपनी फाइटिंग स्किल से इसे इजीली फाइट कर देती है और फिर जल्दी से हान के पास आकर उसे लेकर उसके बिला में आ जाती है और उसकी चोट वगैरह पर पट्टी कर देती है। तभी वो एकदम बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है और इसे पता होता है कि ये अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। फिर वो उसे कह देती है कि अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें नीडल चुबो दूंगी। तो हान कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाया और क्या तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। तो श्विंग कहती है कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं उससे इजीली फाइट कर लेती। और फिर वो ऐसे जाने लगती है तो हानि से रोकर कहता है कि यहाँ से मत जाओ, देखो तुमने मेरी 2 बार जान बचाई हो तो उसके लिए बहुत थैंक यू। शुइंग कहती है कि तुम उस लड़की को कितना लाइक करते हो जिसे तुम मुझे देखकर याद कर रहे हो। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं समझ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी मेडिकल स्किल काफी अच्छी लगी है, जिस तरीके से तुमने प्रेसिडेंट को ठीक करी थी, मुझे लगता है तुम मेरे डैड को भी ठीक कर सकती हो, वो भी ऐसी बीमारी में। अब तभी यहाँ पर हान को कॉल आती है कि उसके डैड की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। हम देखते हैं कि हान के डैड यहाँ पर बीमार होते हैं और हान का जो नेफ्यू होता है वो बड़ा खुश होता है कि अब जब ग्रैंडपा मर जाएंगे तो फैमिली का हेड मैं बनूंगा। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और उसकी आंटी कहने लगती है कि देखो तुम्हारे डैड का लास्ट टाइम है, तो उनसे मिल लो। तो हान इन लोग को चिल्लाता है कि अभी मेरे डैड बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर शुइंग जैसे ही उसके डैड को देखती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि ये ओल्ड मैन कोई बीमार नहीं है बल्कि इसे जहर दिया गया। तो हान पूछता है कि क्या मेरे डैड ठीक हो पाएंगे। तो ये सोचती है कि वैसे तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिर किसी को ऐसे मरने थोड़ी ना दे सकती हूँ। तो ये देखकर हान का निफी और उसकी आंटी डर रहे होते हैं। शुइंग कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं इन्हें ठीक कर लूंगी। तो वो हान से परमिशन दे देता है और फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रही होती है और फिर ये लोग शुइंग को ट्रीटमेंट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है कि मैं किसी की जान बचा रही हूँ, पर फिर भी हान की आंटी और उसका नेफ्यू उसे ट्रीटमेंट करने से रोक रहे होते हैं। तो शुइंग से पूछती है कि क्या मैं इन लोगों को मार सकती हूँ, तो वो इसे परमिशन दे देता है और फिर इन दोनों का हाल बहुत ही बुरा कर देती है और उसके डैड का ट्रीटमेंट चालू करती है, जिसके बाद हान के डैड बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं और वो शुइंग को देखकर उसे अपनी डॉटर इन लॉ समझ लेते हैं और बहुत ही खुश जाते हैं। तभी शुइंग जल्दी से उन्हें एक्सप्लेन करने जाती है कि वो गलत समझ रहे हैं। तभी हान इसे रोकता है और कहता है कि मेरे डैड अब भी ठीक हुए, तो उन्हें कोई शौक मत दो और बस उनके लिए ये फेवर कर दो। तो शुइंग मान जाती है और हान के साथ मिलकर एक्टिंग करती है ताकि उसके डैड को कुछ ना पता चले। और हान के डैड से कहते हैं कि डॉटर इन लोग को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना। और फिर हान शुइंग को लेकर उसके रूम में आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने अब मेरी फैमिली के ऊपर एक और फेवर करी हो। शुइंग कहती है कि एक नहीं बल्कि 2 फेवर करी हूँ, पहला तो ये कि मैंने तुम्हारे डैड की जान बचाई और दूसरा ये कि तुमने मेरा फायदा उठाया। हान कहता है कि ठीक है, तुम जितना चाहो उतना काउंट कर लो, क्योंकि फेवर तो तुम्हारा है हमारे ऊपर जो कि हम तुम्हें कभी भी बैक नहीं कर पाएंगे। शुइंग कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम ये पता करो कि तुम्हारे डैड को जहर किसने दिया। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ या फिर मेरे निफ्यू ने दिया होगा। शुइंग कहती है कि ये कोई नॉर्मल जहर नहीं है जो नॉर्मल लोग इतनी आसानी से ले सके, तो ये जरूर किसी और का काम है। हान कहता है कि फिर ये तुम्हें कैसे पता है, तुम बताओ आखिर तुम सच में कौन हो। तो ये कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं सच में शुइंग ही हूँ। तो हान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और फिर वो इसे बताने लगता है कि एक एजेंट है तुम्हारी तरह सेम नाम की, जो कि तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा जीनियस है और हर चीज में एक्सपर्ट है। वो लोगों को मारना भी जानती है और बहुत रहमदिल भी है। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे ढूंढना चाहता था ताकि मैं उसे थैंक्स कर सकूं, पर वो मुझे आज तक मिली ही नहीं। तो ये पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। हान कहता है कि मैं तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट नहीं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो अलग पर्सन है और तुम अलग पर्सन हो और तुम वो नहीं हो। और सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर काफी बार टेस्ट किया और अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। शुइंग कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली हूँ, अब ये तो तुम्हारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा कि मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शुइंग को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है और सभी लोग हान की कार देखकर ही पहचान जाते हैं। और जैसे वो डोर खोलने जा रहा होता है तो शुइंग उसे रोकती है और कहती है कि मुझे कॉलेज के फर्स्ट डे बहुत फेमस नहीं होना है। तो ये कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपना फोन दो। तो ये पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। हान कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें अपनी सिंसियरिटी तो दिखानी है। देखो, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया, अब तुम मुझे 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकती हो, जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे ही कॉल करना है। तो शुइंग कहती है कि जब से हम मिले हैं
मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, ना कि तुम मुझे बचा रहे हो। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें कॉल करने से पहले मैं खुद को बचा चुकी हूँ। तुम्हें मेरे नहीं बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखना। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो करूंगा, और हाँ, तुम डायरेक्ट मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, हान कहकर। तो शिंग कहती है ठीक है, और फिर वो इसे बाय बोलकर जैसी कार से बाहर निकलती है तो हान की जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है वो ये देखकर जेलस हो जाती है कि आखिर हान की कार में से ये लड़की क्यों बाहर आई है। फिर शुइंग यहाँ पर मैप का यूज करते हुए अपना अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है और सोचती है कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तभी वो लड़की जल्दी से इसे रोकती है और कहती है कि मेरा नाम चिंग्यू है, अगर तुम हान को जानती हो तो तुम मेरा भी नाम जानती होंगी। तो शुइंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मेरे रास्ते से हटो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो ये इसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जानती तो जानना नहीं चाहोगी। तो शिंग कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा यहाँ पर फर्स्ट डे है तो मैं फाइट नहीं करना चाहती। और वो फिर से जाने की कोशिश करती है तो ये कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं हान की फियांसी हूँ, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे और हान के बीच से दूर हो जाओ। तो शिंग सोचती है कि अब मुझे समझ आया, ये मुझे मिस्ट्रेस समझ कैसे ट्रीट कर रही है। फिर ये तो हान को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम जल्दी यहाँ पे पहुंचो, तुम्हारी फियांसी यहाँ पर मुझे परेशान कर रही है, तो उससे आकर बोलो कि वो मुझे परेशान न करे, ठीक है। हान तो यहाँ पर शॉक होता है कि मेरी तो कोई फियांसी ही नहीं है। फिर यहाँ पर चिंग्यू शुइंग को चिल्लाने लगती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, तो सोचना भी मत कि हान तुम्हारी बात सुना करेगा, और तुम समझती क्या अपने आप को। तो शुइंग इसे एक स्लैप लगा देती है और चिल्लाती है। फिर चिंगी भी शुइंग को स्लैप लगाने जा रही होती है, पर तभी हान आकर उसका हाथ रोक देता है। तो ये सोचे पड़ जाती है कि आखिर ये इस लड़की की साइड क्यों ले रहा है। फिर शुइंग हान से कहती है कि तुम्हारी फियांसी यहाँ पर मुझे परेशान कर रही है, तो क्या तुम इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगी। फिर हान चिंगी से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट कब हुई। तो ये कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ एंगेजमेंट कब से तय थी। हान कहता है कि वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जो कि कब का मर चुकी है, तो ये एंगेजमेंट भी कैंसिल है। और मैंने तुम्हारी फैमिली से कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारी सिस्टर के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम बस अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर रूमर फैला रही हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। और फिर ऐसा बोलकर ये शुइंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर ये सब सुनने के बाद आसपास के सभी लोग चिंगी पर हंसने लग जाते हैं कि यानी वो अब तक सिर्फ झूठ कहती आ रही थी कि वो मिस्टर हान की वाइफ बनने वाली है, जबकि ये सब तो उसकी बस इमेजिनेशन है। फिर चिंगी उन लोगों को चिल्लाती है और ये सोच लेती है कि पता नहीं इसने हान को कैसे फंसाई है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ पर हान शुइंग को लेकर कॉलेज के लिए अपार्टमेंट में ले आता है और कहता है कि ये तो कितना छोटा है, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा घर दिला देता हूँ। शुइंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए जगह ठीक है। फिर हान शुइंग को फिर से चिंगी के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो सब झूठ कह रही थी कि वो उसकी फियांसी है। ये कहती है कि तुम मुझे सब क्यों बता रहे हो। तो ये कहता है कि मैं जब तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत आइडिया ना रखो। फिर सूटकेस उठाने की वजह से हान को उसकी चोट पर दुख रहा होता है, तो ये उसकी पट्टी चेंज करती है और उसे ऐसे देखते हुए पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो हान यहाँ पर शुइंग को किस कर लेता है और फिर वो उसे दूर नहीं करती है। तो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे स्लैप लगाओगी। शुइंग कहती है कि अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं स्लैप मारने का सोच सकती हूँ ताकि तुम्हारी विश पूरी हो जाए। तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ, और वैसे अभी जल्दी एक बारी आने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम मेरे साथ चलो। तो शुइंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर हम देखते हैं कि चिंग्यू के ग्रैंडपा को इस बारे में पता लग जाता है तो वो उसे चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हरकत की वजह से अब चिन फैमिली ने हमारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है। वो यहाँ पर इसे कहते हैं कि जाओ उस लड़की से माफी मांगो ताकि हमारा चिन फैमिली के साथ कोई रिश्ता ना खराब हो। पर चिंग्यू नहीं मानती और वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर चिंग्यू के डैड अपने डैड से कहने लगते हैं कि डैड मैं अभी अपनी बेटी को समझाता हूँ। तो चिंग्यू की ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो अभी हम चिन फैमिली के साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकते क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं होते। तो चिंग्यू की डैड कहते हैं कि अगर बड़े भाई की बेटी अभी यहाँ पर होती तो हमारी और चिन फैमिली के बीच की शादी कभी कैंसिल नहीं होती। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सभी को लगता है कि हमारी फैमिली की बड़ी बेटी मर चुकी, लेकिन ऐसा है ही नहीं, वो तो बस मिसिंग है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुइंग जब यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए पहुंचती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो भी सही नहीं है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो कहता है कि क्या वो मेरे साथ जा सकती है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देते हैं। हान ने पहले से ही शुइंग के लिए ड्रेस तैयार करके रखा होता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी, मैंने पहले से ही इसे तैयार करके रखा था। शुइंग कहती है कि लेकिन अगर मैंने इसे पहनी तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी। तो ये कहता है कि तुम्हें फाइट करने की जरूरत भी नहीं है, तो मेरे पीछे आ जाना और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से प्रोटेक्ट करूंगा। शुइंग सोचती है कि मुझे अपनी पुरानी लाइफ में ऐसी ड्रेस पहनने का मौका कभी नहीं मिला, तो क्या मैं इस लाइफ में नॉर्मली जी सकती हूँ और हान के साथ रह सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि चिंग्यू के डैड भी यहाँ उसे पार्टी में लेकर पहुंच जाते हैं और उसे समझा देते हैं कि जब मिस्टर हान और वो लड़की यहाँ पर आएंगे तो तुम्हें उनसे माफी मांगना है, ठीक है। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पार्टी में हान और शुइंग की एंट्री होती है और फिर सभी इनके बारे में बातें करने लगते हैं कि इनका कपल कितना अच्छा लग रहा है और ये देखकर चिंगी बहुत ही जेलस होती है। फिर प्रेसिडेंट ज़ैंग भी यहाँ पर पहुंचते हैं और चिंगी उन्हें गिफ्ट देती है। फिर वो उसे स्टेज पे लेके जाते हैं और अनाउंस करके बताते हैं कि वही वो मैथ्स जीनियस है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी और अब वो ऑफिशियली उसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर बना रहे। ये जानने के बाद चिंगी को बहुत ही गुस्सा आती है और वो फिर से शुइंग के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। तभी यहाँ पर शुइंग को उसके फ्रेंड चैन की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पिक करने आती हूँ। चैन बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए यहाँ पर चिंगी को बिलीव
बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि तुम यहाँ पर बस एक्टिंग कर रही थी ना। शिंगी कहती है कि बिल्कुल नहीं, देखना मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊंगी और अपने कॉलेज में इनवाइट करूंगी। फिर हान यहाँ पर शिंगी उसे इस बारे में पूछता है कि वो चैन को कैसे जानती है, तो ये कहती है कि वो मेरा एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। तो ये सुनकर हान बहुत जेलस हो रहा होता है। फिर शिंगी कहती है कि टाइम हो गया है, मैं उसे पिक करने जा रही हूँ। हान इसके पीछे नहीं जा रहा होता है। तो ये कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे। तो ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो बहुत जेलस हो जाऊंगा। तो शिंगी इसके सर पे हाथ रखकर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और वो चली जाती है। फिर इसके बाद शुइंग अपने फ्रेंड चैन से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें काफी चेंज दिख रही हूँ ना। तो वो इसका रीजन पूछता है, तो ये सब बता देती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है। तो चैन से होकर कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर यहाँ पर हान का चैन इन दोनों की फोटोज उसे भेज देता है। तो हान कहता है कि अब चिंग्यू की फैमिली से कह दूं कि वो 1 बिलियन रेडी रखे। जब चिंग्यू के डैड को इस बारे में पता लगता है तो वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम 1 बिलियन के ऊपर शर्त कैसे लगा सकती हो। तो चिंग्यू कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, वो शुइंग कोई मिस्टर चैन को जानती नहीं है और देखना वो शर्त हार जाएगी। पर तभी इतने में एक और आती है कि शुइंग ने तो मिस्टर चैन को कॉलेज में इनवाइट कर लिए और अब ये लोग 1 बिलियन हार चुके हैं। फिर ये जाने के बाद चिंग्यू को काफी शौक लगता है। फिर हम देखते हैं कि शुइंग अपने फ्रेंड चैन के साथ बाहर में ड्रिंक करने गई होती है और वो उसे अपनी नई लाइफ के बारे में बता रही होती है कि अब वो इस न्यू लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है, इसमें उसे फाइटिंग भी नहीं करनी पड़ती और उसे नए फ्रेंड्स भी बनानी है जो कि बहुत ही अच्छे। तो चैन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने लड़के दोस्त बनाए हो या फिर लड़की, क्योंकि 3 महीने में ही तुम्हारा रीबर्थ हुआ है और इतनी जल्दी तुमने अच्छे फ्रेंड्स भी ढूंढ ली, तो मैं जानना चाहता हूँ। शुइंग बताती है कि मेरा फ्रेंड एक बिजनेसमैन है। तो चैनी से पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो शुइंग इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर यहाँ पे एक ड्रंक मैन शुइंग को परेशान करने लगता है। तो चैन शुइंग को प्रोटेक्ट करता है और उस गुंडे से लड़ने लगता है। तो यहाँ पर वो अपने और साथी ले आता है। तो चैन इन सभी से फाइट करता है और फिर शुइंग से कहती है कि तुम मेरे साथ विला में चलो क्योंकि तुम एक लॉयर हो और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत रहेगी। फिर ये दोनों सब घर पे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो शुइंग के लिए सूप लेकर आता है जो कि वो नहीं पी थी। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड चैन पी लेता है और ये देखकर हान बहुत ही जेलस हो रहा होता है और उसके फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है और इन लोग को ऐसे करते देखकर शुइंग को बहुत ही हंसी आ रही होती है। तभी उसके छोटे भाई की उसे कॉल आती है और वो बताता है कि उसके मॉम डैड के बीच में झगड़ा हो गया है और वो दोनों डिवोर्स लेने तक की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर शुइंग अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है तो दोनों लड़की कहते हैं कि वो दोनों उसके साथ जाएंगे। शुइंग की मॉम यहाँ पर कह रही होती है कि जब वो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगी है तो उसकी सिस्टर चियाओ का भी वहां पर जाने का हक बनता है और ये पूरी फैमिली का भी। पर डैड मना कर रहे होते हैं कि वो अपने दम पर वहां पर गई है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो शायद उसे भी कॉलेज से निकाल दिया जाए। पर उसकी मॉम नहीं मानती है और कहती है कि चियाओ का भी वहां पे जाने का हक बनता है तो वो जाके रहेगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंग्यू के डैड आ जाते हैं और वो ये बताते हैं कि जो इन लोगों की बेटी शुइंग है वो असल में इन लोग की बेटी नहीं है बल्कि वो उसके बड़े भाई की बेटी है और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी लाए होते हैं। तो इन लोग को मानना ही पड़ता है। यहाँ पर चियाओ की मॉम की जानने के बाद बहुत ही खुश होती है कि शुइंग उनकी असली बेटी है ही नहीं और ये शुइंग को पालने का इन लोग को पैसे दे रहे होते हैं क्योंकि चियाओ की मॉम बड़ी खुशी खुशी लेने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर शुइंग और हान पहुंच जाते हैं और हान पूछ लगती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो चिंगू के डैडी से अपने भाई और अपनी सिस्टर इन लोग की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं और यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है तो तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। तो शुइंग मान जाती है और पूछती है कि वैसे मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है। तो ये बताते हैं कि मेरी मॉम तुम्हारे डैड और मॉम की शादी के लिए नहीं मान रही थी तो उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया था और तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद तुम्हारे डैड डिप्रेशन में चले गए और 2 साल बाद उनकी मौत हो गई और फिर तुम्हारी मॉम की भी मौत हो गई। शुइंग को बुरा लग रहा होता है कि आखिर इस लड़की की लाइफ कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर यहाँ पर वो शुइंग से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है लेकिन अब से हम लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। पर शुइंग कहती है कि मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोग ने जो मेरे डैड और मॉम के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर यहाँ पर चिंग्यू के डैड ये फैमिली को पैसे दे रहे होते हैं कि उन्होंने शुइंग का काफी अच्छे से ख्याल रखी, पर तभी वो बताती है कि इन लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखी बल्कि सिर्फ उसे बुली किए। तो ये पैसे ले लेते हैं और इन लोग को नहीं देते। तो इस बात पर चाकी मॉम चिल्लाने लगती है कि हमने इतने सालों से तुम्हारी बेटी के ऊपर इतने पैसे खर्च करे तो पैसे तो तुम लोग को देने चाहिए। तभी यहाँ पर चियाओ के डैड मना करते हैं कि आखिर किस बात के पैसे, तुमने तो बस हमेशा इससे काम करवाई हो और इसकी सैलरी के भी पैसे ले लियो। तो चियाओ की मॉम झगड़ा करती है कि आखिर तुम मेरे साइड हो या फिर इन लोग के। तो यहाँ पर शुइंग कहती है कि आप लोग तो डिवोर्स लेना चाहते थे ना तो मैं आप लोग का काम आसान कर देती हूँ और ये उनके डैड को डिवोर्स पेपर दे देती है और उन्हें साइन करने के लिए कह देती है। वो साइन कर देते हैं और कह देते हैं कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। फिर शुइंग यहाँ से जाने के लिए निकलती होती है और अपने छोटे भाई से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चिंगबे यूनिवर्सिटी चलो और अपनी स्टडी चालू करो। तो यहाँ कहता है तो ये उसके डैड से भी कहती है कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन है तो उन्हें भी अपनी लाइफ वापस से कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर हान शुइंग के साथ अपनी कार में आके बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में अपनी असली फैमिली के पास नहीं जाने वाली हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को फोर्स करके अलग किया है तो ऐसे लोग के साथ मैं नहीं रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शुइंग की ग्रैंडमा भी उसे मनाने के लिए आती है और वो उसके लिए नी डाउन भी होती है ताकि वो मान जाए उनके साथ आ जाए, पर शुइंग फिर भी नहीं मानती। और फिर हम देखते हैं कि हान शुइंग और उसके छोटे भाई के साथ लंच पे गया होता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे ब्रदर इन लॉ कह सकते हो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। शुइंग कहती है कि पहले खाना खाओ।
फिर हान जब शुइंग को उसके घर छोड़ने जाता है तभी शुइंग को शक हो जाता है कि कोई यहाँ पर है और वो हान को बचा लेती है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हान को मारने के लिए उसका नीफ्यू आया होता है और ये बहुत ही गुस्सा होता है कि मेरा प्लान फिर से खराब हो गया। अगर हान मरेगा नहीं तो आखिर मैं फैमिली का हेड कैसे बनूंगा। चाओ की सिस्टर भी यहाँ पर ये सब देख रही होती है और वो इसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिल जाए, मैं भी अपनी सिस्टर से बदला लेना चाहती हूँ, तो हम दोनों मिलकर साथ में बदला ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि चाओ प्लान के हिसाब से शुइंग को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे एक होटल रूम में लॉक कर देती है। फिर हान शुइंग की बहुत फिक्र कर रहा होता है और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और इसे यहाँ पर देखकर वो उसे पूछता है कि जरूर उसी ने कुछ करी है तो वो सब बताए, पर ये जानबूझ के नहीं बताती है और कहती है कि तुम्हें उसे ढूंढना है ना तो सारे रूम में ढूंढ लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन याद रखना तुम लेट हुए तो वो मर जाएगी। ये सुनते के साथ ही हान पूरे होटल रूम में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और फाइनली शुइंग उसे मिल जाती है जो कि गार्ड्स को मार के बाहर आ रही होती है क्योंकि चाओ ने उसे ड्रग दी होती है। वो हान से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्लाइंड हो चुकी होती है क्योंकि उसने जो उसे जहर दी थी उसका एंटीडोट अभी मिला नहीं है। फिर ये दोनों मास्टर के पास पहुंचते हैं। शुइंग को पता होता है कि कौन से हर्ब से उसकी आंखें ठीक हो जाएगी, पर वो यहाँ पर होते नहीं है जो कि स्पेशली माउंटेन से जाके लाने थे। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे मंगवाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। और फिर ये शुइंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उसके सारे काम करता है। तो शुइंग भी उसे सारे काम करवाती है और उसे शावर लेने में भी हेल्प करने बोलती है, पर वो बहुत ही शाय होता है। तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और ये हान को मारने लगता है क्योंकि उसने ठीक से शुइंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसकी ये हालत हो गई। शुइंग कहती है कि मैं खुद यहाँ पर हान के साथ रहना चाहती हूँ और ये मेरी मर्जी है, और वो हान से कहती है कि देखो ये मेरा जॉब है। फिर यहाँ पर चैन भी शुइंग की बात मानता है, लेकिन वो फिर भी हान के साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट करने में लगा होता है और दोनों जन मिलकर हान के नेफ्यू को रास्ते से हटाते हैं और वो मर जाता है। फिर शुइंग की आंखें ठीक हो जाती है और यहाँ पर हान उसे प्रपोज कर देता है। शुइंग बहुत ही खुश होती है और उसे हाँ कहती है, बट चाओ अभी भी हार नहीं मानती और ये फिर से शुइंग को मारने की कोशिश करती है और उसे कोल्ड रूम में लॉक कर देती है। पर यहाँ पर हान उसे बचाने पहुंचता है और यहाँ पर ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और शुइंग इसे सब बता देती है कि उसका वापस से रिबर्थ हुआ है और पिछली लाइफ में वो एक एजेंट थी जिसे वो जानता है, उसने उसकी जान भी बचाई थी। हान कहता है कि मुझे पता था, तभी तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और फिर हान यहाँ पर शुइंग को बचा के रहता है और वो खुद को चोट पहुंचा लेता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे अभी भी होश नहीं आया होता है। शुइंग उसके लिए बहुत परेशान हो रही होती है और रो रही होती है, पर फिर फाइनली उसे होश आ जाता है और वो कह रहा है कि तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत कि तुम मेरे साथ वेडिंग करोगी। और फिर दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।